मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसले हो तो फिर फासला क्या है। बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। लर्निंग कर्व क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और शैक्षिक उपयोगिता कैसे दी जाती है। अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा है आपने बीएड में तो ये टॉपिक आपके लिए सोने पे सुहागा। जिसने इस टॉपिक को पढ़ रखा है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लिखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाता। चलिए साहब स्टार्ट करते हैं फिर लर्निंग एंड टीचिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लर्निंग कर्व। चलो साहब देख लेते हैं। अच्छा किस किसने इस टॉपिक को पढ़ रखा मुझे कमेंट करके बताएं भाई कि लर्निंग कर्व हमने पढ़ रखा। LEARNING लर्निंग कर्व। बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिगम वक्र। ओके सर, क्योंकि हिंदी में जो लिख के आएंगे उनके लिए हिंदी में बड़ा जरूरी है यार। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में हम, अधिगम वर्ग बोलते हैं। चलिए साहब इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। देखो अगर हम किसी चीज को सीखते हैं ना तो हमारी किसी चीज को सीखने की गति सेम नहीं होती है। अगर आपसे मैं कहूं आपको कार सीखनी है तो कार सीखनी है जब तक आपको ABC मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच का नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं सीख सकते हो कि यार ब्रेक कहां लगाने हैं, क्लच कहां दबाना है और हमें जो है एक्सीलरेटर कब कितना देना है। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। क्या करते हैं हम धीरे धीरे सीखते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे सीखने का मतलब ये हुआ कि हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तब तक हम धीरे धीरे सीखेंगे और जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है वैसे जैसे हमारे सीखने की क्षमता जो होती है, सीखने की मात्रा जो होती है वो लगातार बढ़ती जाती है। ये कहना होता है इस अधिगम कर्व का, यानी कि सीखने की गति को, लाइन पे ध्यान देना, सीखने की गति को जिस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। हो सकता है कि लर्निंग मतलब सीखना स्टार्टिंग में हल्का हो या स्टार्टिंग में तेज हो, बाद में स्लो हो जाए या बाद में फास्ट हो जाए, क्योंकि काम सीखने की प्रक्रिया सभी टाइम समान नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता रहता है, ठीक है, वैसे वैसे सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो चेंज होती रहती है। चलिए साहब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखूं कि ये लर्निंग कर्व होता क्या है, फिर इसके बारे में हम डिस्कस और करेंगे अभी। तो बेटे ध्यान देना, सीखने की गति को, लाइन पे फोकस करना ठीक से, सीखने की गति को। ओके सर, सीखने की गति को हम क्या बोलते हैं, सीखने की गति को हम भैया, सीखने की गति को जिस ग्राफ द्वारा, लाइन पे फोकस करें, जिस ग्राफ द्वारा, ठीक है सर, ठीक है, जिस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, जिस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये आपकी अपनी भाषा है, कुछ भी लिख सकते हो। सीखने की गति को जिस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको भैया, हम क्या कहते हैं, किया जाता है, लर्निंग कर्व कहलाता है। ठीक है बेटे, लर्निंग कर्व कहलाता है। अरे बड़ा इजी है, लर्निंग कर्व कहलाता है। देखो आप सब लोग टीचर बनने वाले हो और टीचर बनने के लिए ना हमें जानना बड़ा जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के बारे में कि यार उसका बिहेव कैसा है, सीखने की गति कैसी है। क्या बोलते नहीं है, प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस इस कर्व का एक महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाला है। सही है, चलो साहब देखता होगा। तो सीखने की गति को हम क्या बोलते हैं, यानी सीखने की गति को जिस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है लर्निंग कर्व कहलाता है, या लर्निंग कर्व कहलाता है, या छोड़ो इसको, लर्निंग कर्व कहलाता है। ऐसे लिखो आप, बढ़िया डेफिनेशन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब इसकी जो है परिभाषा एक बार चेक कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है हिलगार्ड। हिलगार्ड पता क्या बोलते हैं, अरे साहब आपने ग्राफ तो पढ़ रखा होगा, एक लाइन होती है वर्टिकल, एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल लाइन है मेरे पास, यानी कि वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं शीर्ष लाइन, शीर्ष रेखा बोला जाता है, और जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार रेखा। अरे साहब क्योंकि कर्व है, कर्व में तुम्हारे पास दो लाइन होनी बड़ी जरूरी है। पहली लाइन कौन सी होगी मेरे पास, दिस वन इज वर्टिकल लाइन, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं आधार लाइन, यानी कि आधार रेखा, इसको बोलते हैं शीर्ष रेखा। कोई बात नहीं है, हिंदी में पढ़ो बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। आधार यानी कि शीर्ष रेखा पर, शीर्ष रेखा पर, ठीक है, सीखने की दक्षता, यानी कि दक्षता की माप को शो करते हैं। काय को हम बेटे, दक्षता की माप को शो करते हैं। और जो मेरे पास आधार रेखा होती है, इस आधार रेखा पर हम अभ्यास की माप को शो करते हैं, प्रैक्टिस को शो करते हैं, कितनी आपने प्रैक्टिस करी है और कितने आप सीखे हो। सीखने की दक्षता को हम वर्टिकल लाइन पे और अभ्यास को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे। इस टॉपिक में तीन चीजें हमारे आसपास में घूमती हुई नजर आएंगी, और वो तीन की तीन चीजें कौन सी है हमारी। पहला याद करो सीखने की गति, पहला याद कर लो बेटे, सीखने की गति बहुत जरूरी है। अगर आप ये चीज कवर नहीं कर पाओगे ना तो कुछ नहीं कवर करा। दूसरा नंबर है मेरे पास प्रकृति। क्या चीज है मेरे पास, प्रकृति। अच्छा सर प्रकृति हो गई। थर्ड नंबर जरा कौन सा होने वाला है मेरे पास, सीखने की गति, प्रकृति के साथ साथ एक चीज और आती है भैया, बहुत जरूरी है, अभ्यास। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। एज यू नो, इस लाइन को आप पेपर में लिख के आना, 100% नंबर मिलने वाले हैं आपको। प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट होना, लिख के आना है, ये चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए साहब, सीखने की गति को हम जिस ग्राफ द्वारा दर्शाते हैं उसको हम लर्निंग कर्व कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज और देख लो जरा,
ये 3 पॉइंट पे विशेष तौर पे ध्यान देना। तो देखो हिलगार्ड के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक का नाम है हिलगार्ड के अनुसार, ज्यादा लंबा नहीं बेटे, थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा आपके पेपर के मतलब से, बस हिलगार्ड के अनुसार, यानी कि जो लर्निंग कर्व है ना वह कर्व होता है। पहला पॉइंट समझ गए होगा आप, सीखने की गति को जिस ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चाहे फास्ट हो या स्लो, उसका सोचने में कोई मतलब नहीं है, देख लेंगे बाद में। हर व्यक्ति की जो स्किल होती है ना, स्किल डेवलपमेंट से बोलते हैं, अलग अलग होता है। किसी के सीखने की क्षमता फास्ट होती है, किसी के सीखने की क्षमता स्लो होती है, ठीक है नहीं है? ये तो आप भी जानते हो यार, एक टीचर बनने वाले, क्योंकि बीएड में हो आप लोग। चलिए साहब देखते हैं आगे। तो हिलगार्ड के अनुसार, हिलगार्ड क्या कहते हैं? हिलगार्ड कहते हैं कि ये जो है यह वह सरल रेखा, यह वह सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन है, यह वह सरल रेखा है, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, जो जिसमें हम लिखेंगे जिसमें चलो साहब, जिसमें अधिगम प्रक्रिया की, लाइन पे फोकस करना, लर्निंग प्रोसेस की अधिगम प्रक्रिया की झलक मिलती है। झलक दिखला जा है भाई, अरे नहीं यार, झलक मिलती है। ओके सर, ये वह सरल रेखा है जिसमें अधिगम प्रक्रिया की क्या मिलती है बेटा? झलक मिलती है। शीर्ष लाइन पर फोकस करना है, ठीक से। शीर्ष लाइन पे मैंने क्या शो करा है? अरे सर शीर्ष लाइन पर मैंने शो करा है मेरे दोस्त, टॉप लाइन पर मैंने क्या शो करा है? इस लाइन पर दक्षता, यानी कि दक्षता की माप, ठीक है, दक्षता की माप। ओके। और भैया हॉरिजॉन्टल लाइन से हम बोलते हैं आधार लाइन पर मैंने क्या शो करा है मेरे दोस्त? आधार लाइन पर मैंने क्या शो करा? इसको हटा दो। आधार लाइन में अभ्यास की दक्षता, यानी कि अभ्यास की माप। पहली परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई, किसके अनुसार? हिलगार्ड के अनुसार। अच्छा ठीक है, आपने सुना होगा बिल गेट्स का नाम सुना है? तो वो बिल गेट्स वाले गेट्स नहीं है, ये दूसरा गेट्स है, ठीक है। देखो जरा, एक ये तो पहली परिभाषा मेरे पास, सेकंड परिभाषा गेट्स के अनुसार आती है। नाम याद कर लो साइंटिस्ट के, लिख के आओगे मजा आ जाएगा यार। गेट्स के अनुसार असल में बेटे ज्यादा लंबा ही लिखवाऊंगा मैं, छोड़ने का लिखवाऊंगा, यानी कि सीखने की मात्रा, ठीक है साहब, चलो सीखने की मात्रा, ठीक है। उनके लिए बहुत जरूरी है वीडियो ये, जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा यार, ये नोट्स है आपके, यही लिख के आना पेपर में, जमा जाना, कोई साल पेपर में पक्का फंसेगा, ये देख लो ना मानो तो। सीखने की मात्रा, गति तथा प्रकृति की सीमा को, ठीक है भाई, प्रकृति की सीमा को ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है या शो किया जाता है, ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। बीच में आप इंग्लिश वर्ड लिख के आओ, मजा आ जाएगा। दर्शाया जाता है, ठीक है, दर्शाया जाता है। ओके सर। तो सीखने की मात्रा, गति तथा प्रकृति की सीमा को ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए साहब, एक थर्ड नंबर मैं और लेता हूं, एक थर्ड नंबर है स्कीनर, ठीक है, क्या नाम है इसका? स्कीनर। चलिए साहब लिख दूं मैं, स्कीनर, ठीक है। ये भी एक साइंटिस्ट है। स्कीनर के अनुसार ये बड़ा बढ़िया शब्द कहते हैं, सबसे बढ़िया परिभाषा मुझे स्कीनर की लगती है। एक छोटी सी परिभाषा, व्यक्ति की प्रकृति को ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। किसी व्यक्ति, ठीक है बेटे, लाइन पे ध्यान देना, किसी व्यक्ति की प्रकृति का ग्राफीय निरूपण है। चलिए साहब, ग्राफीय निरूपण है। ओके, ग्राफीय निरूपण है। क्या आपने तीनों की तीनों डेफिनेशन लिखना सीख गए? पेपर में पक्का लिखे होगे 100%। सोच लो, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतने आपके दिमाग में ज्ञान घुसेगा, और ज्ञान को दिमाग में घूंसते रहो ताकि जो है अच्छे से अच्छा लिख के आ सको। क्योंकि भैया पेपर में भूल जाते हैं यार इन टॉपिकों को। अच्छे बताओ, नहीं भूलते हो आप, पढ़ के जाओ, पूरा पेपर पढ़ के गए आप, पूरा मॉडल पढ़ के गए आप, बाहर जाकर ढूंढोगे यार मैं हेडिंग कौन सा याद करूं, कौन सा हेडिंग लिखूं यार, यही तो होता है। हेडिंग मिक्स हो जाते हैं, इतने हेडिंग कहां से कहां तक बनता है, जबकि हमें ये खुद से लिखना होता है, हमें रटना नहीं है, समझना है बस ओनली। एक बार समझ गए तो हमें खुद से लिख के आना, यही तो बीएड बताता है आपको। यही तो लर्निंग का मतलब सीखना होता है, हमें खुद से सीखना, और सीखने के बाद जो हमें अनुभव होता है ना, उसका हम फायदा उठाते हैं। अपने आप में जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, हम सुधार करते हैं। ये मतलब होता है यार लर्निंग एंड टीचिंग, हमारा जो सब्जेक्ट है, पढ़ाना और सिखाना एक टीचर के लिए अहम जरूरी होता है। चलिए साहब, मैं इस चीज को जरा इरेज कर देता हूं, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज आपके काम में आने वाली है। अब पढ़ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, यानी कि अधिगम वर्ग के प्रकार। चलो साहब, मैं हटा दूं इसको बेटे, हटा दो सर, हटा दो। ज्यादा बड़ा नहीं है यार, छोटा सा मैं टॉपिक लूंगा, ठीक है। कभी आप समझोगे यार मैं इतना बड़ा टॉपिक ले लूंगा, नहीं, मैं छोटा सा टॉपिक लूंगा बोलो। चलिए साहब, देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, देख ले एक बार। चलो साहब, डाल दे हेडिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, LEARNING, लर्निंग कर्व। ओके सर, ओके सर, मजा आ रहा टॉपिक में? भाई मजा आ रहा नहीं आ रहा टॉपिक में? बताओ जरा, इजी टॉपिक है ना? अरे बहुत इजी टॉपिक है। तो इसके लगभग 4 या 5 भाग होते हैं, 4 भाग लेंगे, ज़्यादा नहीं बस हम। तो सबसे पहला जो भाग होता है ना बेटे, वो था स्ट्रेट लाइन कर्व, STREIGHT
GHT, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कर्व। ओके सर, ओके। ये कर्व कैसे करता है? अरे भैया आपने बहुत बार पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन कर्व के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा। ये वो कर्व होता है जो आपके अभ्यास को, यानी कि सीखने की गति को लगातार बढ़ता क्रम में होता है, यानी कि लगातार बढ़ावा देता है, यानी कि सीखने की गति लगातार, सीखने की गति में लगातार वृद्धि होती है। इस कर्व के अनुसार सीखने की गति में लगातार वृद्धि होती है। ग्राफ चेक कर लेते हैं एक बार हम ग्राफ चेक कर लेते हैं। ओके सर, ओके, ठीक है सर। यहाँ क्या लेने वाले हैं आप और यहाँ क्या लेने वाले हैं आप? तो बेटे मैं यहाँ लूंगा, देखो वर्ल्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ल्ड मीनिंग, MEANING, ठीक है। ये ऊपर को बढ़ेगा और यह, और वो भी कई फॉर्म में 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप चाह रहे हो ना तो वर्ल्ड मीनिंग की जगह आप दक्षता का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, जैसा आप करना चाहें। और यहाँ लेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, ठीक है। यहाँ मैंने लिया है यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ प्रैक्टिस डेज, ओके सर, यूनिट ऑफ प्रैक्टिस डेज। एक स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं करनी है बेटे, स्ट्रेट लाइन करनी है हमें इस टाइप से, हर एक पॉइंट पे यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो। ये मेरे पास क्या हो गई? एक स्ट्रेट लाइन हो गई। चलिए साहब, स्ट्रेट लाइन कब शो करता है? ये लगातार शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपके वर्ल्ड मीनिंग, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस डेज बढ़ेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस डेज बढ़ेंगे, आपके सीखने, यहाँ जो शो करते हैं ना, हम सीखने की गति को शो करते हैं। इसको मैंने बोला गया वर्ल्ड मीनिंग, आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ मिलता है यार। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे, यानी कि प्रैक्टिस होती रहेगी, तो आपकी जो सीखने की दक्षता होगी वो लगातार बढ़ती रहेगी। यानी कि यह कर्व जो होता है ना, मैं यहाँ लाइन पर लिखवा दे रहा हूँ बेटे कि ये जो मेरे पास कर्व है, यह कर्व, चलिए साहब, ये कर्व दर्शाता है कि सीखने की गति जो होती है ना, सीखने की जो गति होती है, गति लगातार बढ़ती है, ठीक है, लगातार बढ़ती है। क्या ये संभव है? अब जरा मुझे बताओ कि सीखने की गति लगातार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ती है यार। क्या पता, हो सकता है कि स्टार्टिंग में व्यक्ति को सीखने का उत्साह ज़्यादा हो और उसके बीच में थोड़ा कम हो गया, फिर सीखने का उत्साह बढ़ा। तो ये जो हमारे अंदर का जो वो होता है ना, हमारे अंदर की ज्वाला होती है, वो ज्वाला को हमें बाहर लाना पड़ता है। असली काम ज्वाला करती है। आपके पास नॉलेज है, काम नहीं करके देगी। हमारे अंदर की ज्वाला होती है ना, वो हमें सफल बनाती है, और वो ज्वाला हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। इस लाइन में फोकस करना आप ठीक से। दूसरा नंबर मेरे पास आता है बेटे कन्वेक्स। ओके, कन्वेक्स कर्व। ओके, अरे ओके तो बोल दे करो यार, B.Ed फर्स्ट ईयर में हो, टीचर बनने वाले हो, घबरा रहे हो तुम तो कन्वेक्स कर्व मेरे पास क्या होता है मेरे दोस्त, जरा मुझे ये बता दो। कन्वेक्स कर्व का मतलब होता है, देखो, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। तो जरा कन्वेक्स का मतलब हम चेक कर लेते हैं एक बार। आधी चीज़ें तो उसके नाम से पता होती हैं, तो मैं यहाँ पे लूँगा, देखो 0 लूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, अरे ले लो 1, 2, 3, 4, 5 घंटे ले लो बेटे। यहाँ वर्ल्ड मीनिंग रहेगा, यहाँ पे तो हमें वर्ल्ड मीनिंग छोड़ने नहीं है, वर्ल्ड मीनिंग, ठीक है, वर्ल्ड मीनिंग्स यहाँ पे रखने ऊपर की ओर, वो भी 10 से स्टार्ट करने हैं। 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 50, 60, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर दो। तो जो ये कर्व शो करता है ना, ये कर्व हमें बताता है कि स्टार्टिंग में, यानी कि प्रारंभ में सीखने की गति बढ़ती है। प्रारंभ में बेटे क्या होती है? प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? बढ़ती है इस टाइप से, और बीच में ये स्लो हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है ना। तो ये ग्राफ होता है हमारा, यानी कि प्रारंभ में जो सीखने की गति होती है ना मेरे दोस्त, वो क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, और कुछ समय बाद कम हो जाती है, कुछ समय पश्चात क्या होती है? ये कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति को सीखने का उत्साह है वो प्रारंभ में ज़्यादा है, ठीक है, और बीच में जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, थकान की वजह से कमजोर पड़ गया, तो भैया छोड़ो बाद में सीख लेंगे। उसके बाद में जब ताकत आई बॉडी के अंदर, खाना पीना खाया, ला भैया फिर काम। अरे खेतों में भी तो यही होता है, लोग खेतों में काम करने जाते हैं तो भैया शुरू में स्टार्टिंग में 10-11 बजे तक लग के काम करेंगे बढ़िया करके, उसके बाद जब भूख लगती है ना तो दम तोड़ने लगता है, व्यक्ति थकान सी होने लगती है। जब खाना खाने के बाद फिर से क्या होती है? उससे काम करने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। वो चीज़ रियलिटी शो करता है यहाँ, वो चीज़ रियलिटी शो करता है यहाँ। लेकिन वो काम की बात है यार, काम हो या सारा सीखने का काम हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम हो या सीखना हो, सबके लिए ग्राफ होता है। ये काम के लिए भी होता है, सीखने के लिए भी होता है। तो देखो प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में क्या होता है बेटा, ये बताओ। प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? बढ़ती है। प्रारंभ में सीखने की गति बढ़ती है। प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है? बढ़ती है। ओके सर, गति बढ़ती है। कुछ समय
पश्चात कैसी हो जाती है बेटे, कुछ समय पश्चात स्लो हो जाती है, कुछ समय पश्चात स्लो हो जाती है। ओके सर, स्लो हो जाती है, कुछ समय पश्चात स्लो हो जाती है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति को फोकस ऑन द लाइन, व्यक्ति को सीखने का उत्साह है, परंतु वह, ठीक है, परंतु वह थोड़ा सा क्या हो गया, परंतु वह थोड़ा थक गया, ऐसे लिख दो, चलो टायर्ड हो चुका है, उत्साह है परंतु वह थक गया है, ठीक है बेटे, थक गया है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात, ठीक है, इसके पश्चात सीखने की गति बढ़ जाती है, सीखने की गति क्या होती है बेटे, सीखने की गति बढ़ जाती है, सीखने की गति बढ़ जाती है। ओके सर, ओके सर। अच्छा बेटा ये बताओ, ये समझ में आया आपके, है पॉइंट इजी। चलिए साहब, तो कन्वेक्स हो गया मेरे पास। अब मैं थर्ड नंबर लेता हूं, कनकेव, ठीक है, कनकेव। ओके, कनकेव, ओके, कनकेव कर्व लेता हूं मैं। चलिए साहब, कनकेव कर्व क्या शो करता, तो ठीक इसका अपोजिट होता। प्रारंभ में क्या होती है, सीखने की गति कम होती है, ठीक है, और बाद में क्या हो जाती है, हमारे पास बढ़ जाती है। ठीक इसका अपोजिट हमें करना है, और अंत में आकर तो बिल्कुल नीचे गिरावट आ जाती है। एक कुछ इस टाइप से देखो, कह रहा हूं बिल्कुल इजी पॉइंट होते हैं ये, ठीक है। तो यहां मेरे पास आप चाहते हो तो वर्ड मीनिंग, और यहां पे लिखना आप, ये मेरे पास जो होगा ना बेटा, ये आवर घंटे होंगे, प्रैक्टिस आवर है ये, प्रैक्टिस आवर। यहां पे लिखना, पूरा नाम कर लो, जगह नहीं बची है। चलो मैं लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है बेटे, मेरे पास प्रैक्टिस आवर है, प्रैक्टिस आवर है मेरे पास, ये मेरे दोस्त प्रैक्टिस आवर है। और ये मेरे पास 0 से स्टार्ट मैंने कहानी करी है, तो ये मेरे पास 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। यही वर्ड मीनिंग आपको यहाँ लिखने हैं, वर्ड मीनिंग मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है, WM कर दिया है, ठीक है। 10 से स्टार्ट करें, 10 20 30 40 50, यानी कि ये क्षमता है, दक्षता है, ये काम करने की, सीखने की गति है ये। चलिए साहब देख लेते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार सीखते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखो, ये कर थोड़ा सा ना नीचे की ओर कर देना, ऐसा करके झुका देना हल्का सा, ये ऐसे करके ये, फिर उसके बाद में हल्का सा झुकाव ला के ये उस स्टाइल लाइन में चल के ये और झुका देना नीचे को, बस हो गया। अगर अरे बड़ा इजी टॉपिक है यार, कुछ भी नहीं होता। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, यानी कि प्रारंभ में क्या होता है बेटे, प्रारंभ में सीखने की गति कैसे होती है, प्रारंभ में सीखने की गति कैसी है मेरे दोस्त, प्रारंभ में सीखने की गति स्लो होती है, ठीक है, कैसी होती है, स्लो होती है, ठीक है। चलो साहब, स्लो होती है, ठीक है। इसके पश्चात क्या होता है, इसके पश्चात तेजी से होती है, इसका मतलब समझ में आया। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को जानकारी नहीं है, किसी भी काम को करने की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ को सीखने की जानकारी नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में स्लो है, और बाद में जब उसको जानकारी हो गई है तो वो तेजी से काम करना स्टार्ट कर दिया उसने। और ये हमारी रियल लाइफ में होता है यार। अगर हम किसी काम को करते हैं, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो यार हम कैसे कर पाएंगे उस काम को। तो पहले तो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, फिर उसके बारे में हमें करना पड़ेगा, फिर देखेंगे यार ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, और इसके बारे में मतलब उसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा उसके बाद में। तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए ना उस काम की, तभी जो है उस काम को करने में थोड़ी सी उत्साह दिखाएंगे। चलिए साहब देख लेते हैं, पश्चात तेजी से होती है, प्रारंभ में सीखने की गति स्लो होती है, इसके पश्चात कैसी होती है, तेजी से होती है ना। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात शोर लिख दे रहा हूं मैं, अर्थात व्यक्ति को जानकारी नहीं है, व्यक्ति को प्रारंभ में जानकारी नहीं है, प्रारंभ में कैसी नहीं है बेटे, प्रारंभ में जानकारी नहीं है, प्रारंभ में जानकारी नहीं है, प्रारंभ में जानकारी नहीं है, अर्थात व्यक्ति को प्रारंभ में जानकारी नहीं है। जानकारी होने के पश्चात, जानकारी होने के पश्चात, ओके सर, जानकारी होने के पश्चात, जानकारी होने के पश्चात, ठीक है, सीखने की गति बढ़ जाती है। सीखने की गति क्या होती है बेटे, सीखने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, सीखने की गति बढ़ जाती है। ओके ओके सर, मैं ओके तो बोल दे करो भैया। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद एक कर बोल रहा गया मिक्स कर, समझ में आ रहा है। ये प्रैक्टिस में एक्सपेरिमेंट पर, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना फायदा होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 रुपये के इजी से भी इजी क्वेश्चन, लग रहा नहीं लग रहा, देख के एक बार अंदाजा लगा लो आप कितना इजी क्वेश्चन होने वाला। चलिए साहब एक ग्राफ और मैं बनवा दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी फास्ट। 3 हो गए, एक और करवा देंगे, बस हो गया काम, ठीक है। उसके बाद में शैक्षिक उपयोगिता करवा के 3-4 पॉइंट में विशेष तौर पर खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा के निकलते हैं, वो खत्म करते हैं। और पेपर में भी आपको ऐसे लिख के आना, कहीं बाहर से आपको नोट्स की जरूरत नहीं है भाई, यही आपके नोट्स हैं, है नहीं ये नोट्स,
ये मैं लिखवा तो रहा हूँ थ्योरी तुम्हें समझाने के साथ साथ, देखो मैं लिखवा भी रहा हूँ तुम्हें। इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा टॉपिक क्लियर है, ये याद है पूरा टॉपिक, आपको भी ऐसे क्लियर कर लेना है, वो छोड़ के नहीं आना। पेपर की कॉपी पूरी की पूरी कॉपी भर के आनी है, शुरू से लेकर लास्ट तक अपनी तरफ से लिख के। और लिखने का मतलब ही यही होता है यार, हर बुक की लैंग्वेज अलग अलग होती है। आप अगर 10 मॉडल पेपर खरीदोगे, सबकी लैंग्वेज अपनी कथा अलग होगी, तो इसका मतलब है हर बच्चे की कथा अलग होनी चाहिए। तो तुम्हारी भी अपनी कथा होगी, अपनी भाषा में लिख के आओ उस चीज़ को, जरूरी नहीं कि आप रट्टा मार के आओ यार, ठीक है। चलिए साहब आगे देखते हैं। नंबर चौथा मेरे पास आता है मिक्स्ड कर्व। कौन सा था बेटे? मिक्स्ड कर्व। ओके सर, मजा आने वाला सर, टॉपिक में तो मजा आ रहा है भाई। अरे यार, तो देखो ये कनकेव और कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है, दोनों का मिक्सिंग होता है। कौन? ये वाला कर्व जो होता है, ठीक है। यानी कि मैं इस लाइन को लिखवा दूं पहले आपको कि बेटा ये चीज़ होती क्या चीज़ है। तो ये कनकेव और कन्वेक्स, यानी कि यह है कौन? यह है कनकेव। ओके सर, यह है कनकेव एंड कन्वेक्स। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हो, लिखा गया है वो। ये कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों का क्या होता है? दोनों का मिक्सिंग कर्व होता है। दोनों का क्या होता है बेटे? मिक्सिंग कर्व होता है, ठीक है। तो जो मेरे पास कन्वेक्स कर्व होता है ना, कन्वेक्स कर्व, उसमें स्टार्टिंग में क्या होती है? वृद्धि होती है। जो मेरे पास कन्वेक्स कर्व होता है ना, तो ये स्टार्टिंग में वृद्धि होती है। कनकेव में मेरे पास क्या होती है? स्टार्टिंग में कमी होती है। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ में आप जरा थोड़ा दिमाग लगाना बेटे। पहले पकड़ो प्रैक्टिस आवर। ओके सर, फिर मेरे पास 1 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। मीनिंग वर्ड पकड़ लो, यानी कि वर्ड मीनिंग पकड़ लो। वर्ड मीनिंग्स पकड़ लिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हो नंबर 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60 है, ठीक है। चलिए साहब, तो यहाँ देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा मेरे पास? स्टार्टिंग में मेरे पास स्लो होगा, फिर फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ इस टाइप से मेरे पास ई फॉर्म में, बस याद कर लियो कि मेरे पास जो है ना ई जैसा ग्राफ आता है, ये ऐसा ग्राफ आता है। स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या होगा बेटे? स्लो होगा, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक फास्ट होगा, ठीक है। फिर मेरे पास स्लो हो जाएगा, फिर मेरे पास क्या होगा? स्लो होगा, फिर मेरे पास क्या होगा बेटे? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्लो फास्ट चलती रहती है कहानी है, स्लो फास्ट, ठीक है। तो इस टाइप से आप ग्राफ को जो है ना शो कर सकते हो। तो प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है बेटे? इसमें प्रारंभ में सीखने की गति स्लो होती है। प्रारंभ में सीखने की गति जिंदी स्लो होती है। गति कैसी होती है बेटे? स्लो होती है, ये जिंदी स्लो होती है बेटे, ध्यान देना। प्रारंभ में सीखने की गति कैसी होती है? स्लो होती है। ओके सर, सीखने की गति बिल्कुल स्लो हो गई। फिर मध्य में फास्ट होती है, ठीक है। वो फिर मेरे पास क्या होती है? स्लो हो जाती है, ठीक है। तो स्लो होती है, पहला स्लो फास्ट स्लो, ठीक है, चलती रहती है कहानी, और फिर फास्ट हो जाती है। यानी कि प्रारंभ में सीखने की गति स्लो होती है, मध्य में क्या होती है? मध्य में तेज हो जाती है, मध्य में तेज, तथा बाद में मेरे पास स्लो हो जाती है। ऐसे लिख दो, बना के मर्जी है आपकी, बाद में स्लो हो जाती है ना, स्लो हो जाती है। अब एक काम मैं और आपको बता दूं मेरे दोस्तों, वो काम मेरे पास ये होगा कि जो ग्राफ बनाना हमारा वो ई फॉर्म में बनता है ना, तथा ग्राफ जो है मेरे पास, ग्राफ जो है ना, ग्राफ एक ई आकार का आता है, ई आकार का होता है, ठीक है। ई आकार का होता है, ठीक है, एक आकार का होता है। चलिए साहब, मैं एक हेडिंग और, तो ये टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, यानी कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ना इसकी शैक्षिक उपयोगिता और पढ़ लेते हैं। डाल दो मैं हेडिंग। चलिए साहब, क्योंकि समय इतना है नहीं आपके पास भी और ना मेरे पास इतना टाइम है कि भाई हम इसके बारे में बार बार डिस्कस करते रहें। बस एक बार देख लो, और ये प्रैक्टिस ओवर इसको बढ़ेगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये जो मेरे पास वर्ड मीनिंग है, ये ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं। इस पर ध्यान देकर आना बेटे, क्योंकि ग्राफ अगर गलत हो गया तो नंबर 1 नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ के नंबर हैं, ठीक है। तो देखो, लर्निंग कर्व, ठीक है सर, लर्निंग कर्व की शैक्षिक उपयोगिता, ओके सर, ओके उपयोगिता। चलिए साहब, पहला नंबर हम चेक कर लेते हैं। तो आप लिखोगे कि लर्निंग कर्व की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये होगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? क्या सीखा आपने अब तक? हमने सीखा कि सीखने की गति के संबंध में जानकारी देता है, यानी कि जो ये कर्व है मेरे पास, यह है कर्व सीखने की गति के संबंध में, ठीक है बेटे, के संबंध में जानकारी देता है। ओके, जानकारी देता है, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर मेरे पास, सेकंड नंबर आ गया हमारा, ठीक है बेटे। तो सेकंड नंबर क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये कर्व उन त्रुटियों को दूर कराने में सहायक होता है,
ठीक है, जो हमारी लर्निंग प्रक्रिया में क्या करती हैं, बाधा डालती हैं। इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं, यह कर्व जो होता है ना मेरे दोस्त, यह कर्व उन एरर बोलते हैं इसको, एरर, उन एरर्स को दूर करने में सहायक होता है, को दूर करने में कैसा होता है, दूर करने में सहायक होता है। ये कर्व उन एरर्स को दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस में, जो लर्निंग LEARNING, जो लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है सर, जो लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ पे डबल C बनाओ बेटे, डबल ES डबल S बनेगा, लर्निंग प्रोसेस में, जो लर्निंग प्रक्रिया में, ठीक है, जो लर्निंग प्रक्रिया में बाधा डालती है, बाधा डालती है। ओके सर, ओके ओके, बाधा डालती है। अच्छा ठीक है, देखो थर्ड और फोर्थ नंबर मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, इससे आप समझ जाओगे क्या चीज़ है ये वाली। ठीक है, एक अध्यापक के लिए होता है बेटे ये शिक्षण क्षेत्र में, ठीक है, अध्यापक जो होते हैं, अध्यापक के लिए बड़ी महत्वपूर्ण, यानी कि यह अध्यापक को वह जानकारी देता है जो अपनी सहायक सामग्री का उपयोग करके शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बना सके, यानी कि शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बना सके। तो अध्यापक क्या करता है, ये जानकारी देता है, अध्यापक को जानकारी देता है कि शिक्षण को, क्या को बेटे, शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बना सके, प्रभावी बना सके। ओके, प्रभावी बना सके, लिख लूंगा ना बेटा ये ऐसे करके, लिख लेना कि यह अध्यापक को वो जानकारी देता है जो अपने सहायक सामग्री का उपयोग करके शिक्षण को किस प्रकार प्रभावी बना सकता है। ठीक है, दूसरा देता है व्यक्ति की मानसिक संतुलन, मानसिक, ठीक है, मानसिक संतुलन की जानकारी देता है, मानसिक संतुलन की जानकारी देता है। ठीक है, यानी कि यह अध्यापक को ऐसी जानकारी देता है जो मानसिक संतुलन से संबंधित हो, है ना। चलिए साहब, एक चीज और लिखवा दूं मैं इसी पॉइंट पे, प्रेरणा, क्या, प्रेरणा। यह अध्यापक को वो जानकारी देता है जिससे अध्यापक जो है किसी छात्र को प्रेरित कर सके, लिख दोगे, जिससे अध्यापक किसी छात्र को प्रेरित कर सके। बस इतनी बहुत है यार, इतना हो गया, काफी है, बस इतनी पेपर में छाप का अच्छी तरह से। अब ऐसी एक नई वीडियो मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। थैंक्स।